बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है और पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर बदलती सूरत हाल जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को एक तजस्सुस में रखा हुआ है। किसी को कुछ समझ नहीं आता कि पाकिस्तान की सियासत में आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। इस तरह से पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के बदलते बयानिए, बदलते नारे और बदलती सोच जिसने पूरी कौम को कंफ्यूज किया हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। उन्होंने आज पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें डिस्कस की हैं। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। और वो खबर है मोईद पीरजादा साहब की। मैं देख रहा था, मोईद पीरजादा साहब से मेरी मुलाकात भी हुई थी और मुझे इस बात का इल्म था कि वो पिछले कई दिनों से इस खबर के ऊपर काम कर रहे थे। ये ऐसे नहीं कि उनको किसी ने फ़ोन करके बताया और उन्होंने खबर दे दी। मैं इस चीज़ से अवेयर हूं कि वो पिछले कई दिन से इस खबर के साथ काम कर रहे थे। कई लोगों से उनकी बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया भी था कि खबर है मेरे पास, लेकिन अभी मैं ये खबर नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसके मुसद्दका होने की तस्दीक कर रहा हूँ और जो मेरे सोर्सेज हैं उनको कई जगहों से चेक कर रहा हूँ। खबर उन्होंने ये दी है कि डी चौक के ऊपर जो कत्लो गारत हुई थी वहाँ पर एक तो 12 लाशें जो लोगों के हाथ हवाले कर दी गई, वो सारी तो मगरब से पहले की थी ना। आपको हमने बताया 26 तारीख की मगरब से पहले वो लाशें तो सरफेस हो गई, दफना भी दी गई। वो 12 तारीख से पहले की थी, 26 तारीख को शाम 7 बजे से पहले की थी 12 लाशें। उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ था, असल में जो लाशें गायब की गई, अब मोईद पीरजादा साहब को आईएसआई और एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस के अपने अंदर के सोर्सेस बता रहे हैं कि वहां से उन्होंने 105 लाशें उठाई। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, 105 लाशें उठाई, उनको ट्रकों में डाला और उनके मुताबिक फौजी ट्रकों में डाला और उनको जो लोग जानते हैं इस्लामाबाद को वो ये समझ सकते हैं कि मागला रोड के ऊपर, जहाँ से सड़क ऊपर जू के पास से ऊपर सड़क जाती है पीर साहबा की तरफ, उस रास्ते पर लेकर जाया गया। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, किसी दिन दास्तान फिर सुनाऊंगा। एक दफ़ा मुझे भी, जब मैं आईएसआई की कस्टडी में था, एमआई होगा या आईएसआई होगा, उसकी कस्टडी में था, तो उस वक्त मुझे भी उसी रोड के ऊपर बहुत लेट नाइट लेके जाया गया था और मुझे तमाम गाड़ियों की बत्तियां बंद कर दी गई थी, मेरी आंखों पर पट्टी थी, फिर बाद में खोल दी गई थी। वहाँ पर ले जाकर, पहाड़ों में थे हम, और जब मैंने पूछा तो मुझे ये बताया गया, मैं ये भी नहीं कह सकता हतमी तौर पर कि वो वही जगह होगी क्योंकि अंधेरा था हर तरफ। तो मुझे जो लोग लेके गए थे उन्होंने कहा कि आप इस टाइम जो पीर साहबा है या वो दामने को है उस साइड पे हैं और पहाड़ों के पीछे हैं। पूछा यहाँ क्यों लाए हैं, तो कहा गया आपका इनकाउंटर कर देना है, आपको आखिरी मौका दे रहे हैं, आप सच सच बता दें सब कुछ, वरना फिर आपका यहाँ इनकाउंटर हो जाएगा और कहा जाएगा कि आप पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे और आपको कोई भगाने की कोशिश कर रहा था, तो आपका इनकाउंटर कर दिया गया। साथ हम कुछ और हमारे पास दहशतगर्द हैं, हम उनका इनकाउंटर करेंगे और कहेंगे कि वो आपको छुड़वाने के लिए आए थे। तो खैर वहाँ पर ये मैंने दास्तानें सारी अभी आपके लिए बचा के रखी हैं, अच्छा वक्त आएगा तो आपके सामने रखेंगे। वहाँ पर काफ़ी देर मेरे ऊपर इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करते रहे कि मैं स्टेटमेंट दूँ जो उनके मर्ज़ी की है। वो कहानी किसी और दिन सही, लेकिन आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि वो इलाका बन सकता है क्योंकि उस इलाके से रिलेटेड मुझे भी धौंस धमकी या जो कुछ मेरे साथ इवेंट हुआ था वो मैंने आपको बताया। बहरहाल अब मोईद पीरजादा साहब की खबर यह है कि वहाँ ऊपर जाकर मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई खबर दे रही है कि 105 लाशें जो थीं उनको दफन किया गया है किसी इज्तमाही कब्र में, और उन पर केमिकल डाला गया है ताकि हड्डियां भी ना मिल सके बाद में अगर कभी खुदाई हो तो, क्योंकि ये प्रोसेसिंग वैसे तो आपको पता स्लो होती है। इंसानी हड्डियां तो बहुत देर तक मौजूद रहती हैं और ये वाला काम वहाँ पर किया गया। 105 लाशें जो हैं वो उठाई गई हैं। मोईद पीरजादा साहब ने यह भी बताया कि इससे पहले लाल मस्जिद सानह में भी ऐसे ही हुआ था और वहाँ पर भी डेड बॉडीज़ का बिल्कुल इसी तरीके से किया गया था। शायद उस वक्त सहाला पुलिस स्टेशन के करीब उनको कहीं पर दफन किया गया था। अब आप सोचते होंगे कि ये खबरें बाहर कैसे निकलती हैं। देखिए, जो मिलिट्री का सेटअप होता है उसमें यह बात तो दुरुस्त है कि यस सर होता है। जो भी हुक्म मिलता है आपने यस सर कहना है। यही वजह होती है कि वहाँ पर जो इख्तलाफ जो है ना, जो कहते हैं इख्तलाफ खूबसूरती है, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस खूबसूरती होती है डिसीजन मेकिंग में, वो वहाँ पर ज़्यादा हो नहीं सकता होता, क्योंकि वहाँ पर जो आपको डायरेक्शन मिलनी है वो आपने काम करना है और आपको यस सर कहना पड़ना है, चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़नी है। नहीं करेंगे तो फिर आपका कोर्ट मार्शल होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनीता तुराब केस और एयर मार्शल असगर खान केस में ये वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मिलिट्री या पुलिस या कोई और जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं, वहाँ पर अगर गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात हों तो आपने नहीं मानने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को कौन मानता है, आइन को कौन मानता है, कानून को कौन मानता है, तो वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि लोग ऐसे अहकामात मानते हैं। मोईद साहब मुझे बता रहे थे और मोईद साहब बताते हुए उनकी खुद भी आंखों में आंसू आ गए जब वो मुझे मिल रहे थे, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो ज़ारो कतार रोए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे और वो मुझे बता रहे थे कि जिस आला अफसर से उनकी बात हुई
वो खुद भी ज़ारो कतार रो रहा था। उसको अफसोस था कि ये सब कुछ हुआ। तो कई दफ़ा लोग खुद भी कर गुजरते हैं और कई दफ़ा खुद नहीं कर गुजरते, उनके सामने होता है, वो उसको रोक नहीं पाते, बाद में उन्हें एम्बैरसमेंट होती है या बाद में उन्हें ज़मीर मलामत करता है और फिर ज़मीर की आवाज़ पर वो इस तरीके से रब्ता करके खबरें देते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो ISI में थे, मिलिट्री में थे, जब मैं पढ़ाता था अमेरिका में, तो वो बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त थे, हैं जनरल लेवल के दोस्त हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं थे, मेजर जनरल थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था तो वो मेरे से अक्सर बात करते थे, रब्ता करते थे, ISI में सर्विंग थे उस वक्त, और वो कहते थे कि ये 1971 में हमने इतना कुछ नहीं किया जो कुछ हमारे गले डाला गया, आप किताब लिखें, आप इसको जस्टिफाई करें। अब मेरे वही दोस्त जब मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि अब वो रिटायर्ड हैं, तो उनके जो ख्यालात हैं 1971 पर वो बहुत मुख्तलिफ है। वो अब जो हकीकतें मेरे से शेयर करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। तो इस तरह से जब आप कई दफ़ा सेंटर ऑफ द स्टेज होते हैं तो आप चीज़ों को और तरह से देखते हैं, जब उससे हट के देखते हैं तो आप और तरह से देखते हैं। PTSD के भी आप शिकार होते हैं और वो आप नज़र भी आता है। लेकिन बहरहाल इसमें बहस में नहीं जाता कि ये किसी ने अब क्यों बताया और तब क्यों नहीं बताया, लेकिन ये एक सिजलिंग किस्म की, एक बोन चिलिंग इन्फॉर्मेशन है, तकलीफ दे है, जो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अब आ रही है और मैं आपको ये बात ज़रूर बता सकता हूँ कि मोहित पीरज़ादा क्योंकि इस स्टोरी पर काम कर रहे थे, मेरी उनसे कई दफ़ा इसके ऊपर बात हुई, मुलाकात एक दिन हुई, उसमें भी ये बात हुई, एंड आई फाउंड हिम वेरी डिस्टर्ब्ड, क्योंकि आप बेशक जर्नलिस्ट हैं लेकिन आप इंसान हैं सबसे पहले। तो जब आपको ऐसी ग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपको ये भी पता हो कि आपका सोर्स वेल प्लेस्ड है और बहुत ज़िम्मेदार है, तो फिर आपके लिए तकलीफ़ जो है वो कई गुना ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है। बहरहाल अगली खबर की तरफ आते हैं। अगली खबर है, खबरें आज बहुत थीं लेकिन वक्त ख़त्म हो जाता है, शायद मैं लंबी बात कर जाता हूँ या खबरें ऐसी होती हैं, गेट ड्रिवन इनटू देम। आज बहुत सारी खबरें थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अगली खबर है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं, 27 वहाँ पर पता चल रहा है कि ख़वातीन भी मारी गई हैं। अब अफ़गानिस्तान आगे से कह रहा है कि हम इसको जवाब देंगे जो अफ़गान गवर्नमेंट है। ज़ाहिर है, अगर मैंने आपको पहले भी कहा कि तनकीद बराए तनकीद नहीं, अगर पाकिस्तान की सालमियत की कोई बात है तो हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे। अगर कोई ऑपरेशन ज़रूरी है हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे। सरहद पार अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो हमें अपने पाकिस्तान के साथ ही उसमें खड़े होना है और खड़े होना भी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी कहना है कि जो तरीका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का था और है उसको अपनाया जाए, बातचीत की जाए। अब अगर ईरान के साथ जो हमारे तल्लुकात हैं वो सबको पता है, हिंदुस्तान के साथ जो है वो सबको पता है, उसके साथ साथ चाइना के साथ अब तल्लुकात जिस तरफ को जा रहे हैं वो भी सबको पता है, और अब अफ़गानिस्तान के साथ भी अगर हमने जंगी बुनियादों पर चले जाना है तो ये कोई पाकिस्तान के लिए अक्लमंदी की बात नहीं है। और वहाँ पर जिसको वेस्ट कोलेट्रल डैमेज कहता है, ये वैसे तो बहुत ही बेरहम टर्म है, लेकिन बहरहाल इस बेरहम टर्म के होते हुए भी मैं कहूँगा कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि जिससे वहाँ पर कोलेट्रल डैमेज हो, आम लोगों की जो है वो ज़िंदगी जाए, और दो मुल्क जिन्होंने सदा एक दूसरे के साथ रहना है वहाँ पर एक ऐसी दुश्मनी बन जाए कि अब जैसे अफ़गान गवर्नमेंट कह रही है कि हम इन हमलों का बदला लेंगे। शायद जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान लड़े, और ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में से बहुत सारी कार्रवाइयाँ भी इसीलिए करवाई जा रही होंगी। तो बहुत दानिशमंदी के साथ इस सारे मामले को देखना चाहिए। यही हमारी इल्तजा है, यही हमारी रिक्वेस्ट है, जो इस टाइम ताकत के घोड़े पर बैठे हैं कि वो ताकत के साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी गौर से देखें। अगली खबर जो आप जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किस तरह बदलने जा रही है और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके अंदर कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान के लिए ये सारे के सारे सियासतदान, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स और पाकिस्तान की अदलिया, ये सारे के सारे अगर सिंसेरिटी के साथ काम करें तो कुछ बईद नहीं है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बदल जाएं और पाकिस्तानी कौम के लिए ये जो मुल्क है ये अमन का गहवारा बन जाए। इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ जो सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं वो भी बिलाशुबा आम पाकिस्तानी के लिए परेशानी का बायस हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।